हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आप लोग भी एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। अब अच्छा, एक बात सोचो ज़रा, यूपीएससी प्रीलिम्स को कितने दिन बचे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स को बचे हैं आज से लगभग 25 या 26 डेज। ठीक है। तो अब जितनी भी स्पीड आप लोगों की है, ठीक है, उसका दोगुना कर दो बिना कुछ कहे। ठीक है। भले रिजल्ट कुछ ना हो पर स्पीड दोगुनी कर देनी है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने पीवाईक्यू सेशन को सॉल्व करने में इस टाइम फोकस कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि यही एक ऐसा मंत्र है जो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में और सिलेबस को कनेक्ट करने में और चीज़ों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। मेरी बात नहीं है, हर एक टॉपर की बात है। और यही एक सिर्फ यूपीएससी को समझने का एक मात्र चारा होता है। ठीक है। तो पीवाईक्यू मैं आप लोगों को इस तरह सॉल्व करवाती हूँ जिससे आप लोगों को खुद भी समझ में आ जाए। ठीक है, कि कैसे पीवाईक्यू पढ़ा जाता है, ठीक, कैसे एमसीक्यू पढ़ा जाता है। ठीक है। और कैसे यूपीएससी के सिलेबस को समझा जाता है। ठीक है। तो मेरा पूरा प्रयास होता है कि आप लोगों को यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन में की गई मिस्टेक को बताना। ठीक, क्वेश्चन के गलत स्टेटमेंट को भी पढ़ाना। ठीक, उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व कराने के साथ साथ उसके करंट अपडेट से भी आप लोगों को कनेक्ट करते रहना। ठीक है। तो मैं ये पीवाईक्यू के माध्यम से करती हूँ। मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर हर एक सब्जेक्ट से लेकर, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है। और आप लोगों को उन प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने की वीडियोस मैं पर डे डाल रही हूँ। ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों को अभी भी और भविष्य में दोनों में इस चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपने सेशन को शुरू करते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। ठीक है। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन रहा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अभी हम लोग ज्योग्राफी का ही सॉल्व कर रहे हैं। कल भी मैंने ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है, वीडियोस बना के 2-3 पीवाईक्यू सॉल्व करा के आप लोगों को डिटेल चीज़ें समझाई थी। और आज भी मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही लाई हूँ। ठीक है। तो चलिए देखो, क्वेश्चन क्या है कि कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है। कोरियोलिस बल सभी को पता होगा, ठीक है, कि ध्रुवों पर, ठीक है, तो जो ध्रुव यानी कि अगर हम लोग अक्ष माने, ठीक है, जो पृथ्वी का ये अक्ष होते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी के अक्ष पर घूमने वाला, घूर्णन करने वाला, उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है। ठीक है। आभासी बल है कोरियोलिस बल, याद रखना, जो कि पृथ्वी के अक्ष पर होता है। ठीक है। और ये पृथ्वी पर क्या करता है, पृथ्वी की सतह पर चल रही वस्तुओं, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो भी वस्तुएं चल रही हैं उनको अपोजिट दिशा में, ठीक है, उनको अपोजिट दिशा में घुमा देता है, यानी कि उनकी दिशा बदल देता है। ठीक है। और अगर हम लोग जो उत्तर और दक्षिण में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, मान लो कि ये हमारे पृथ्वी है। ठीक है। अब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक, अब ये ऊपर का जो पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का जो पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। तो जब कोरियोलिस बल चलता है, ठीक, हमारे अक्ष में घूर्णन करता है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो उत्तरी गोलार्ध में जो चीज़ें हैं उनको दाईं ओर घुमा देता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में चीज़ों को दाईं ओर घुमा देता है और दक्षिणी गोलार्ध में चीज़ों को बाईं ओर घुमाने का काम करता है। आई होप आप सभी लोग कोरियोलिस बल से परिचित हो चुके हो। ठीक है। अब उसी के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 इस क्या बोल रहा है कि यह पवन की वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान इक्वेटर मतलब विद्यमान नहीं होता है, और विद्यमान नहीं होता है। ठीक, स्टेटमेंट यही है। ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने क्या दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो और दोनों, और एक या दो, कोई भी नहीं। ठीक है। तो उत्तर का प्रयोग करके आप लोगों को सही उत्तर चुनना है। ठीक है। तो सही उत्तर तो आप लोगों के सामने आप लोगों को दिख ही रहा है। ठीक है। तो अब स्टेटमेंट को जरा समझने की कोशिश करो। या वेग पृथ्वी या पवन की वेग की वृद्धि करता है। हाँ भाई, जब देखो ये अक्षांश पे है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे महाद्वीप और महासागर है, पवनें उठी, ठीक, ऊपर गई। ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके पवन जब ऊपर गई और यहाँ पर कोरियोलिस बल है, तो जब पवन ऐसे यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर कोरियोलिस बल का क्षेत्र है। और ये अब
पवन इनसे टकराकर एकदम से यहाँ पर घूम जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो ये पवन का वेग में वृद्धि कर देती है, ये बात सही है, ठीक। पवन के वेग की वृद्धि के साथ ये बढ़ता भी है, ये भी बात सही है, ठीक है। जब पवन की वेग की वृद्धि, जब पवन का वेग भी कुछ है, ठीक है, और कोरियोलिस बल की भी मात्रा कुछ है, तो ये दोनों जब साथ में मिल जाएंगे तो वृद्धि होना तो लाजमी है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर जीरो होता है, ठीक है। अब देखो, यानी कि मतलब नहीं होता है। अब ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये अक्ष है, ठीक है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि कोरियोलिस बल पृथ्वी के अक्ष पर काम करता है, ठीक। तो अक्ष है 90 डिग्री, ठीक, और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। तो 90 डिग्री पर तो वैसे भी सबसे ज़्यादा है और अक्षांश पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब कोरियोलिस बल के हिसाब से एकदम सही है, ठीक है। तो अब आप लोगों को आई होप चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को शुरू में इसका सिलेबस बताना भूल गई। मैंने कल भी आप लोगों को हर एक PYQ को सिलेबस से कनेक्ट करके बताया था, तो थोड़ा सुन लो। क्या सिलेबस है कि वायुमंडल के परिसंचरण और पवन प्रणाली यानी कि चक्रवात प्रणालियों से जुड़ा एक टॉपिक है, सब टॉपिक है मतलब, ठीक है। टॉपिक तो वायुमंडल की संरचना और उसके कंपोनेंट ही होते हैं, ठीक है। अब चलो आप लोगों को थोड़ा हम प्रीलिम्स से परिचित करवा देते हैं इस चीज़ों को लेकर। इसमें आप लोगों को पहला पॉइंट क्या पढ़ना होगा, फेरल का नियम, ठीक। फेरल के नियम के हिसाब से, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव है उसमें कोरियोलिस बल जो है वो दाईं ओर मुड़ जाता है और दक्षिणी ध्रुव में बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल जो है वो शून्य होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं लाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हवाएं घूमने के बजाय सीधे निम्न दाब की ओर ऊपर उठती जाती हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज़ अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना, मतलब नहीं लिख पाना, तो आप लोगों के लिए होमवर्क ही समझ लेना कि जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक साल में करंट अफेयर में रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को उन सब के बारे में पढ़ना है और चक्रवात के टाइप के बारे में पढ़ना है कि कैसे चक्रवात बनते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, तो हम खुद ही आप लोगों को 1 या 2 दिन में समझा देंगे, वरना तब तक आप लोग पढ़ के रखोगे। ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है और आप लोगों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आभासी बल की, तो यहाँ पर कोई वास्तविक बल नहीं होता है, ठीक है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल होता है, जो कोरियोलिस बल के बारे में बताया गया था कि अक्ष पर घूमते हैं, ठीक। अक्ष पर घूमने वाले आभासी बल होते हैं, तो आभासी बल रियल में कुछ थोड़ी ना होता है, ये पृथ्वी के घूमने यानी कि घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद अब एक करंट अफेयर का मैं आप लोगों के लिए टॉपिक ले आई थी, साइक्लोन आसना, ठीक। आसना जो कि अरब सागर में आया था, वो इसी से रिलेट करता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। उसके बाद अब चलिए हम आप लोगों को MCQ की तरफ ले चलते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये एक्सपेक्टेड MCQ है 2026 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यही तरह के क्वेश्चन जब आप लोग टेस्ट सीरीज में पैसे देकर सॉल्व करते हो, ठीक है, तो शायद अच्छे से सॉल्व करते हो। लेकिन आप लोग मेरे चैनल पर आए हुए बच्चे हो, खुद की मर्जी से आए हुए बच्चे हो, ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेहनती भी हो, ठीक है, और अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस भी हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देने की कोशिश कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या है, कोरियोलिस बल के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि यह केवल हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है और उनकी गति को नहीं, ठीक है। ऑप्शन 2 मतलब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि यह दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद अब स्टेटमेंट तीसरा क्या है कि इसकी अनुपस्थिति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें आपस में नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? स्टेटमेंट ए केवल 1 और 2, स्टेटमेंट बी 2 और 3, स्टेटमेंट सी 1 और 3, स्टेटमेंट डी 1, 2 और 3, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की ज़रूर कोशिश करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा आप लोगों के नॉलेज के एरिया को और भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। तो देखो ये नया क्वेश्चन, ठीक, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है?
ऑप्शन में आप लोगों के पास ऑप्शन 1 है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा और मतलब स्टेटमेंट है, और 4 उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। ठीक है, अब ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है, मैं इन स्टेटमेंट को ऑप्शन बोल देती हूँ गलती से बार बार। चलिए खैर, स्टेटमेंट ए है आप लोगों के पास केवल 1, स्टेटमेंट बी केवल 2, स्टेटमेंट 3 एंड 4 और स्टेटमेंट 4 मतलब ऑप्शन डी 2 और 4। जिसको स्टेटमेंट बोलना चाहिए उसको मैं क्या बोल देती हूँ, उसको ऑप्शन बोल देती हूँ, और जिसको ऑप्शन बोलना चाहिए उसको स्टेटमेंट बोल देती हूँ। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैंने उसका आंसर नहीं लिखा और उसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए, टॉपिक रिलेटेड मैं कुछ नोट्स लेकर आई हूँ और उनको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति की अगर हम लोग बात करें, समर सॉल्स्टाइस, ठीक, जो कि 21 जून को होता है। ठीक, 21 जून को होता है। आप लोगों ने जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये कुछ फिगर देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है, अब यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर पृथ्वी है। ठीक है, तो अभी इस तरह का कुछ फिगर देखा होगा। अब आप लोग क्लास NCERT 11 की लेकर बैठ जाओ सामने। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ। समर सॉल्स्टाइस अगर हम लोग बात करें 21 जून को होता है। 21 जून को पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और इस भौगोलिक घटना को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए इससे जुड़ा फिगर लेके इमेज लेकर आने वाली थी, पर ये सिस्टम चला जाएगा, वीडियो कट जाएगी अगर मैं इसको दोबारा कुछ करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए आज ऐसे ही पढ़ लीजिए, मैं कल इसकी इमेज लाके फिर से समझा दूँगी। ठीक है, तो देखो आप लोगों को ग्रीष्म संक्रांति पता चल गई, यानी कि 21 जून को जब पृथ्वी की स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य थोड़ा पृथ्वी की ओर झुका होता है, तो इस भौगोलिक घटना को क्या बोलते हैं? समर सोल्स्टाइस बोलते हैं, यानी कि ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं, जो कि 21 जून की स्थिति को बताता है। ठीक है, मुख्य भौगोलिक तथ्य से क्या है कि सूर्य की स्थिति जो है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। ठीक, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, प्रकाश की अवधि क्या है? उत्तरी गोलार्ध में इस दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा यहाँ पूरे दिन और पूरी रात लगभग 12-12 घंटे होते हैं और 21 जून को यहाँ जो है प्रकाश की 12 घंटे पर ही रहता है। ठीक है, अब कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ दिन की अवधि लगभग 13.5 घंटे होती है। ठीक, मतलब नॉर्मली बढ़ गया 1.5 घंटा। ठीक है, और आर्कटिक वृत्त पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो उत्तरी अक्षांश पर सूर्य 24 घंटे क्षितिज से ऊपर रहता है और जिसे मध्य रात्रि का सूर्य यानी कि मिडनाइट सन भी कहते हैं, यहाँ 24 घंटे का प्रकाश रहता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ स्थिति ठीक विपरीत होती है और मकर रेखा पर दिन छोटे होते हैं और आर्कटिक वृत्त के विपरीत ठीक है वृत्त पर 24 घंटे की रात होती है। ठीक है, अंटार्कटिका वृत्त पर 24 घंटे की रात होती है। ठीक है, विकल्पों का अगर हम लोग विश्लेषण करें तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया था? भूमध्य रेखा, यहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे से अधिक, यानी कि ये गलत है। ठीक है, फिर कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ दिन 12 घंटे से अधिक लगभग 13.5 घंटे होता है, इसलिए ये सही है। मकर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ शीत ऋतु होती है और दिन जो है 12 घंटे से छोटा होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। और ऑप्शन डी उत्तरीय ध्रुव यानी कि आर्कटिक वृत्त की बात करें तो 24 घंटे का दिन होता है, ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन में 12 घंटे की अवधि से ज़्यादा का टाइम पीरियड वाला क्षेत्र पूछा गया था, तो ऑप्शन 2 एंड 4 आप लोगों को सही आंसर भी अब पता चल चुका है। तो आप लोगों को आई होप चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, लेकिन कल मैं इमेज के माध्यम से आप लोगों को फिर से एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज मैं इसका MCQ भी लाना भूल गई हूँ। ठीक है, तो कल इसका MCQ भी आप लोग के लिए रेडी रहेगा और एक बार फिर से रिविज़न हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को अगर चीज़ें समझ में आई हैं और आप लोगों को 1% भी अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट महसूस हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हमारे साथ हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बनने के लिए रेडी हो जाना, जिसमें आप लोगों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आप लोगों का इन छोटे से टाइम में, ठीक है, थोड़ा इतना ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर से।
निर्धारित समय पर।